नमस्कार, मैं हूं आरती भट्ट और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन। वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में उन्नति लाएंगे, बदलाव लाएंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक कपूर जी, जो कि सर्विंग स्माइल के फाउंडर हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे ये सर्विंग स्माइल्स है क्या। मैम, सर्विंग स्माइल्स जैसा कि नाम बताता है कि हमारी एक बहुत छोटी सी कोशिश है मुस्कुराहट बांटने की, बच्चों में खास करके, पब्लिक में इन अ जनरल। सर, हमें पता चला है कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं और साथ ही साथ और भी बहुत सारे जो सामाजिक कार्य होते हैं उनके लिए करते हैं, तो उनके बारे में हमें बताइए। बालू अड्डा में स्लम है, वहाँ पे इस समय हमारे पास 54 स्टूडेंट्स आर रजिस्टर्ड, जिनकी हम अटेंडेंस रोज लेते हैं। और ये बच्चे 1.5-2 साल से लेके और 14-16 साल तक के बच्चे हैं इसमें। बहुत से बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं हैं बिल्कुल, कुछ जाते हैं स्कूल, लेकिन सरकारी स्कूल जाते हैं, जो आपको पता है कि वहाँ जाना या ना जाना, सिवाय इसके कि जो कक्षा 3 में है वो कक्षा 4 में चला जाता है, जो कक्षा 4 में है वो कक्षा 5 में चले जाते हैं। लेकिन शायद उससे ज़्यादा जो बच्चों को अभी हम ABCD पढ़ाते हैं, शायद उनको उनसे ज़्यादा पता होगा। जो बच्चे कक्षा 4, 5 या 8 में पढ़ते हैं, उनसे आप कुछ भी पूछ लीजिए, शायद उन्हें कुछ भी नहीं आता है वाली बात, मतलब छोटी ABCD भी लिखनी नहीं आती है। सरकारी स्कूल के जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, जो पढ़ाने वालों का स्टैंडर्ड है, मैं कहूँगा वो बहुत खराब है। जैसा कि आप लोग सुनते आ रहे हैं आज तक हमेशा से कि हर इंसान टीचर बनना चाहता है सरकारी स्कूल में, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है सरकारी स्कूल में। तो जब एक माँ बाप जब खुद अपने बच्चे को, जो खुद जिस स्कूल के टीचर हैं, वहां वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो क्या स्थिति होगी उन स्कूल की, आप इसका अंदाजा खुद लगा सकती हैं। आपने शिक्षा की बात की, हम बात वही करना चाहते हैं। हमारा चैनल बेसिकली ये बात करना चाहता है कि हम जब भी बात करें प्रगतिशील मुद्दों की बात करें कि जो मुद्दे हैं उनमें अब प्रगति कैसे हो सकती है। तो सर, अगर हम राजनीति में आते हैं, तो अभी जिस तरह की राजनीति देश में चल रही है, जो भी तौर तरीके राजनीतिक पार्टियां अपना रही है, आपको क्या लगता है कि आप उससे कितना संतुष्ट हैं या उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं। मैम, आज की राजनीति ना होती तो बेहतर होता वाली बात है, क्योंकि आप XYZ कोई भी राजनीतिक पार्टी आप उठा लें, कोई भी राजनीतिक पार्टी उठा लें, मुद्दा देश किसी के उनमें स्वरूप में, उनके सपनों में भी शायद देश का भला तो नहीं आता है वाली बात है। अपना भला कैसे हो जाए, और जो खास अपने हैं, ये भी नहीं जो दूर वाले अपने हैं, जो खास अपने हैं उनका भला कैसे हो जाए। और वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि ये पार्टी ऐसा करती है, वो पार्टी वैसा करती है। हर पार्टी का आज मुद्दा एक ही रह गया है, 5 साल के लिए आना है, और ये 5 साल में जो कर पाओ वो सब कुछ कर लो, मुकद्दर रही तो एक टर्म और मिल जाएगा। आपने पार्टियों की बात की, तो हर पार्टी अपने आप को कहने को तो राजनीतिक पार्टी या लोकतांत्रिक पार्टी कहती है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि कितनी ये पार्टियां एक्चुअल में लोकतांत्रिक हैं। हमारे ख्याल से इस समय अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो लोकतांत्रिक पार्टी तो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। अगर कहीं पे बाप बेटे हैं, तो कहीं पे एक अकेली वो लड़ रही हैं, कहीं पे भाई बहन हैं, और जिस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं भी है, उनके भी वो सब अपने ही हैं, जो कि हर कुर्सी पे बैठे हुए हैं। कहने के लिए शायद वो कहेंगे हमारे यहाँ भाई भतीजावाद नहीं चलता है, ये नहीं, लेकिन उन्हीं के भाई भतीजे ही सब पनप रहे हैं। आम जनता तो दिन पे दिन नीचे ही आती जा रही है। या तो अगर किसी का भला हो रहा है, जो बहुत गरीब हैं, और जो बहुत रईस हैं उनको चिंता नहीं है। अभी जैसे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या होता है कि हर बार जब चुनाव आते हैं, तब कोई ना कोई एक भावनात्मक मुद्दा उठ जाता है या फिर कोई ना कोई एक राष्ट्रीय मुद्दा उठ जाता है, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनकी बात ही नहीं होती है। तो इसका दोषी आप किसको मानते हैं आखिर।
सबसे बड़े दोषी तो यही लोग हैं जो सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। यही पूरा रुख बदल देते हैं। ये जनता की आवाज सुनने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि जनता वो सुने जो वो सुनाना चाहते हैं, और वो पूरा का पूरा रुख मोड़ देते हैं। जैसे कि या तो आजकल नेशनलिज्म को लेकर के बहुत ही है कि अगर आप सरकार के बताए हुए किसी भी मुद्दे का अगर आप विरोध करते हैं, विश्वास मानिए मैं करना चाहता हूं लेकिन डरता हूं कि कल को बंद कर दिया जाऊंगा, मेरी तो कोई पहुंच नहीं है, कुछ नहीं है। जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जब वो सालों जेल में अब रहते हैं, वाली बात है। आप जैसे अभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि देश की जो शिक्षा का स्तर है हमारे अभी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? या फिर जो भी सरकार द्वारा नीतियाँ लाई गई हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उससे आप कितना सहमत हैं या उसमें क्या सुधार किया जा सकता है? मैम, मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, और अभी भी मेरा जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे पेंटिंग का बहुत काम है, पॉलिश का बहुत काम है। जिन स्लम्स के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, उन्हीं के फादर्स को मैंने ये काम दिया है। वो लोग, क्योंकि एक चीज़ होती है कि आप किसी को राशन दे दें तो शायद वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन अगर आप उसको बता दें कि राशन कमाया कैसे जाता है, तो शायद वो ज़िंदगी भर का हो जाएगा। तो सिवाय बच्चों को मैं सिर्फ़ पढ़ा नहीं रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जिसको जिस तरीके का काम आता है, अगर उनको मालीगिरी आती है तो आओ भाई चलो मैं तुमको माली का काम दिलवाता हूँ। अगर तुम डेली लेबर हो, अगर तुम मेसन का काम करते हो, आओ चलो मैं तुमको वो काम, पेंटिंग का काम करते हो, क्योंकि इनके घर के चूल्हे भी जलने चाहिए। इनके बच्चे बर्बाद क्यों हो जाते हैं? पिताजी सुबेरे निकल जाते हैं अपना, क्यों उनको ये डेली वेजेस होती हैं। अगर ये दिन भर काम नहीं करेंगे तो इनको शाम को पैसा नहीं मिलेगा। माँ लोग निकल जाती हैं कि वो कहीं पे मेड सर्वेंट हैं, कहीं पे कुछ काम कर रही हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे यहाँ 4 साल की बच्ची आती है तो 2 साल का बच्चा अपनी गोदी में लेके आती है, क्योंकि माँ तो गई हुई हैं। उन्होंने हमारे स्कूल को भी जैसे एक क्रेश भी बना दिया है कि हाँ चलो चलो सर तो आएंगे ही, बच्चे की अब चिंता नहीं है। तो और जहाँ तक शिक्षा के स्तर का सवाल है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। शिक्षा प्रणाली हमारी शुरू से ही बहुत गलत रही, हम लोगों के समय से भी गलत थी। हमारे टाइम पे था कि बच्चा कोई तरीके से ग्रेजुएट हो जाए। उस समय ग्रेजुएशन होना अपने आप में एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि तीर मार लिया किसी ने। जो फर्स्ट आ जाता था, जिसके 60% आ जाते थे, वो जीनियस कहलाता था। आज की तारीख में 99% जिस बच्चे के आते हैं उसके माँ बाप उसको मारते हैं। ऐसा नहीं, शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ गया है। वही आईसीएससी हमने भी दिया था, वही आईसीएससी अभी भी होता है। उस जमाने में 60% का बहुत महत्व था, आज 99% का, क्योंकि उस समय जैसी भी शिक्षा थी शायद इससे बहुत बेहतर थी, शायद इससे बहुत बेहतर थी। वो धीरे धीरे स्तर गिरता ही जा रहा है बढ़ने की वजह। सर, जैसे हमारा देश क्या है, युवा प्रधान देश है, तो जो युवाओं की अभी आपको क्या लगता है कि क्या ज़रूरतें हैं या फिर उनको किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए कि हमारा देश एक प्रगति की ओर बढ़े? मैडम, आज का युवा अगर जाग जाए, बिना क्रांति के कुछ नहीं होने वाला है। क्रांति चाहिए ही चाहिए और सिर्फ युवा ही ला सकते हैं, और कोई नहीं ला सकता है। बच्चे बहुत छोटे हैं, हम जैसे लोग गाइड कर सकते हैं, शायद 2-4 कदम उनके साथ चल भी लेंगे वाली बात है, लेकिन लंबी दौड़ तो उनको ही दौड़नी है वाली बात है। युवाओं को अपने आप को संगठित करना होगा, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के, कि हम बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम समाजवादी के हैं, हम नहीं। हम एक इंसान हैं और हमको इस धरती को अच्छा बनाना है। अगर इस सोच के साथ युवा सामने आ जाएगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपको क्या लगता है कि हमारे प्रदेश के क्या मुद्दे हैं या फिर स्थानीय मुद्दे क्या-क्या हैं? उनको और उन मुद्दों को किस तरह से हाइलाइट किया जाए ताकि जो वोटर्स हैं, चाहे नए हों, चाहे पुराने हों, वो सही मुद्दे को चुनें, अपने प्रत्याशी को चुनें और अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकें? इसके पहले मैं इस पे आऊँ, सबसे तो पहले मैं ये बोलूँगा कि जो नोटा है, उसको वज़नदार बनाया जाए, उसमें कुछ धार लाई जाए कि अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उस
विधानसभा का या लोकसभा का, जहाँ का भी वो चुनाव है, उस चुनाव को रद्द घोषित किया जाए और दोबारा चुनाव नए कैंडिडेट्स के साथ करवाया जाए। अभी तो क्या है, अगर नोटा में आपने वोट डाला और नोटा के सबसे ज़्यादा भी वोट हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जिस भी प्रत्याशी के सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो जीत करके विधायक बनी जाएगा वाली बात है। तो सबसे पहली चीज़ तो नोटा को बदलना चाहिए कि अगर नोटा के हाईएस्ट वोट हैं तो वहाँ पे इलेक्शन फिर से होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैम कि सारा इलेक्शन, वो चाहे कोई भी पार्टी लड़ रही हो, वो पैसा एक स्टैट्यूटरी बॉडी से आना चाहिए कि वो पैसा एलोकेट करे इंडिविजुअल्स को या पार्टीज को या जो भी है, इसको क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेटर जिनको हम लोग बोलते हैं, पार्षद। एक पार्षद का चुनाव आज की तारीख में लड़ने के लिए इतना रुपया चाहिए रहता है। तो एक शरीफ आदमी, एक अच्छा आदमी तो आज राजनीति में जा ही नहीं सकता है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। जाएगा कैसे? पैसे कहाँ से आएंगे? आप बड़ी बड़ी पार्टीज को थामिए, आप जो उनके मुद्दे हैं आप उनके मुद्दों को उठाइए, आप उनके साथ चलिए तो आपको इलेक्शन लड़वा देंगे वाली बात है। और उसमें भी वो देखेंगे कि आप उनका अगर डायरेक्टली पैसे से नहीं मदद कर सकते हो तो आप उनको कहाँ से पैसे दिलवा सकते हो वाली बात है। जाते जाते आप हमारे इस मंच से क्योंकि ये एक वैसा मंच है जहाँ पे हम प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करना चाहते हैं, तो ये एक मुहिम बेसिकली हम लोग चला रहे हैं, तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं मैम। मैं कहूँगा कि जागरूकता की भी बहुत ज़रूरत है और जागरूकता से ज़्यादा लोगों को हौसला देने की ज़रूरत है। आप जैसे लोग अगर ऐसे जाएंगे, आप लोगों से बात करेंगे, शायद उनके अंदर जो एक सोया हुआ इंसान है वो जागना शुरू हो जाएगा। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आज की तारीख में जो इतना खराबी है उसमें मीडिया ने भी बहुत अपना दखलंदाजी जो उन्होंने करी है एक आम उसमें, जो उनको नहीं करनी चाहिए। एक सुशांत सिंह राजपूत चले जाते हैं 3 महीने 4 महीने तक हर न्यूज़ चैनल में, उसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। जहाँ दूसरा मुद्दा आया, आज कल कोई पूछता भी नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत का हुआ क्या। वो इनको बस वही मुद्दे चाहिए जहाँ पे इनकी टीआरपी बढ़ती रहे, और नहीं है वो मुद्दे तो वो मुद्दे ये पैदा कर देते हैं वाली बात है। आम जनता से किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं यही चाहूंगा कि जो भी सरकार आए, आप इतना करिए कि लोगों में खौफ खत्म हो जाए और उनको आप कई रास्ते दिखा दीजिए। आप उनकी जेब में पैसा मत डालिए, आप उनको रास्ते दिखा दीजिए, इस रास्ते पे चलोगे तो तुम पैसा कमा सकते हो। तुम फार्मिंग कर लो, चलो मैं यहाँ पे एक ठो लगाता हूँ जहाँ पे लोगों को कारपेंटरी सिखाई जाएगी, एक उसमें चलो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ लोगों को पेंटिंग सिखाई जाएगी। चलो आप उनको रास्ते तो दीजिए। इंसान घर पे नहीं बैठना चाहता है कोई इंसान। इंसान की शायद सबसे बड़ी सजा ये है जब वो खाली बैठता है। बहुत पुरानी कहावत है कि खाली दिमाग में ही खुराफातें आती हैं, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स माइंड। आप उनको काम करने को तो दीजिए, वो काम करने को तैयार हैं, लेकिन क्या काम करें? काम होना तो चाहिए। कोविड, चलिए मानता हूँ ये पिछले 2 साल में जिसके यहाँ 20 लोग काम करते थे आज उसके यहाँ शायद 2 लोग काम कर रहे हैं, जिसके यहाँ 50 काम करते थे शायद आज 5 काम कर रहे हैं। बहुत कुछ इस कोविड के मारे, लेकिन ये टेम्परेरी हुआ है। अपनी अर्थव्यवस्था तो बहुत समय से नीचे चलती चली आ रही है। हम जब आज़ाद हुए थे 1947 में, $1 और ₹1 दोनों 1-1 रुपए के थे हमारी आज़ादी के टाइम पे। आज रुपया वही ₹1 है और आपको 74 रुपए देने पड़ते हैं $1 खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी नीतियां ही गलत हैं। ये कहना कि कांग्रेस ने 60 साल किया इसलिए ये सब कुछ गलत है, उसका कोई वो नहीं है। अब आपके पास सत्ता है, बदल लीजिए वाली बात है, लेकिन आप चलेंगे उसी ढर्रे पे। बहुत होता है वो पॉलिटिशियन चोर है, वो पॉलिटिशियन चोर है, कोई तो जेल नहीं जाता है। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आप उसी मुद्दे पे आप इलेक्शन जीतते हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद वही लोग आपके अगेंस्ट फिर खड़े होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई एक दिन के लिए जेल नहीं जाता है, कुछ नहीं होता है। तो सब आपस में सब एक ही
थैली के चट्टे बट्टे हैं कि भैया हम सत्ता में आएंगे, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, तुम आना, तुम हमारा कुछ ना करना, बाकी तो हम लोग जनता तो है ही है। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये थे आलोक कपूर जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।